हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे बेटा। कैसे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। इसका मतलब ये होता है बेटा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी सबसेल, डिफरेंट एनर्जी सबसेल्स। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए कुछ रूल्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेटा कुछ रूल्स है अपने पास। कौन कौन से रूल्स हैं उनको अपन फॉलो करेंगे। पहला रूल आता है बेटा यहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, ये कोई कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। कई बार नाम देख के समझ में आता नहीं कि साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट नाम नहीं है बेटा, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल आता है बेटा N+L रूल। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ये आपका एंगुलर क्वांटम नंबर होता है बेटा, ठीक है। तीसरा आता है अपने पास हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और लास्ट रूल है बेटा इसमें अपने पास पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, चार रूल है। अफबाउ प्रिंसिपल, N+L रूल, तीसरा हंस रूल है, और चौथा क्या अपने पास पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इनको बेटा। तो सबसे पहला रूल आता है अपने पास, फर्स्ट रूल को देखते हैं। रूल फर्स्ट कौन सा था? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। तो भाई ये अफबाउ है ना, एक जर्मन वर्ड है बेटा, ठीक है। अफबाउ क्या है कि ये जर्मन वर्ड था, जर्मन वर्ड। इसका मतलब होता है टू बिल्डअप। टू बिल्डअप मतलब किसी चीज को बनाना बेटा ना, बिल्ड करना। तो बिल्ड करने का मतलब क्या है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कोई अपन मकान भी बनाते हैं तो उसको बेटा ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं ना, नींव से स्टार्ट करते हैं। तो अफबाऊ का मतलब भी यही है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाएगा बेटा, है ना, और कोई मतलब नहीं इसका। क्या मतलब था इसमें? क्या कहते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसेल्स बेटा, ठीक है। क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे? द सबसेल विद द सबसेल with minimum energy with minimum energy minimum energy is filled first, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा? जिस सब सेल की एनर्जी कम होगी ना वो सबसे पहले भरी जाएगी, ठीक है। जब इसको मैं अपना मैक्सिमम कोटा मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हायर में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दो इसको अल्टरनेटिवली बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू दिस, इलेक्ट्रॉन्स आर इन filled in increasing order of energy levels, एनर्जी सबसेल्स बोल, ठीक है। अब आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का ये जो एनर्जी सबसेल का ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा बेटा। तो ये एनर्जी डिसाइड करने के लिए अपने पास क्या बेटा, N+L रूल आता है, ठीक है। एनर्जी के लिए कौन सा रूल आएगा अपने पास यहाँ पे? N+L रूल आएगा। तो पहले मैं आपको ये N+L रूल बताता हूँ क्या होता है बेटा। N+L रूल ये किसके लिए था? एनर्जी को डिसाइड करने के लिए बेटा, कि किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये क्या कहता है ये रूल, देखो फर्स्ट पॉइंट इसका, द सबसेल विद द सबसेल विद
लोवेस्ट एन प्लस एल, लोवेस्ट एन प्लस एल इज फिल्ड फर्स्ट, इज फिल्ड फर्स्ट। जिस सबसेल की एन प्लस एल वैल्यू बेटा क्या होगी, कम होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी बेटा, ठीक है। सबसेल विद लोवेस्ट एन प्लस एल इज फिल्ड फर्स्ट। अब देखो, जैसे कि आपसे कोई कहे कि एक अपने पास 1s है मान लो, एक 2s है, तो 1s और 2s में से बेटा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपको n प्लस एल देख लेना है। n कितना, यहाँ पे 1 है। l के लिए बेटा s कितना होता है, l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0, तो ये आ गया 1 आ गया। 2s की बात करें बेटा, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, जो s के आगे जो नंबर है ना, ये n की वैल्यू होती है बेटा। और s के लिए जो आपका एंगुलर क्वांटम नंबर है एजीमुथ, 0 होता है, तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब 1s और 2s में से 2s की एनर्जी ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। 2s की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले 1s में भरेंगे, फिर किस में आएगा, 2s में आएगा। ये तो हो गया एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पूछा गया है कि 2s है और एक 2p है बेटा, इनका n प्लस एल वैल्यू देख लेते हैं। n कितना था यहाँ पे 2, l की वैल्यू s के लिए 0 होता है। यहाँ पे n कितना है, 2 है। p के लिए l की वैल्यू बेटा 1। तो 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, 2s और 2p में 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अपन n प्लस एल वैल्यू से क्या कर रहे हैं, एनर्जी डिसाइड कर रहे हैं कि किसके सबसेल की एनर्जी कम है, किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है। फिर आता है कि अगर मान लो दो सबसेल है बेटा, उनका n प्लस एल क्या आ जाए, सेम आ जाए। इफ टू और मोर सबसेल, और मोर सबसेल हैविंग सेम n प्लस एल वैल्यू, सेम n प्लस एल वैल्यू, देन सबसेल हैविंग, सबसेल having higher value of n have higher energy, have higher energy। अगर n प्लस एल सेम है तो आपको क्या देखना है बेटा, n की वैल्यू देख के एनर्जी डिसाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा बेटा एक एग्जांपल मेरे पास, 4 ये ले लेता हूं। एक 4p है और एक 3d है बेटा, ठीक है, 4p और 3d। तो यहाँ पे n प्लस एल देखते हैं, n प्लस एल। तो n की वैल्यू बेटा 4p के लिए 4 था, l क्या होता है p के लिए 1, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 5। यहाँ पे देखो 3d के लिए n की वैल्यू 3 है बेटा, और d के लिए l की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। तो ये कितना आ गया 5, मतलब n प्लस एल दोनों का सेम आ गया। फिर क्या देखना है अपने को, यहाँ पे सेम n प्लस एल था बेटा, यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू, ठीक है। इसको बेटा ये जो n प्लस एल है ना, इसको बोर एंड बर्री रूल भी बोलते हैं, बोर बर्री रूल, बोर बर्री रूल, ठीक है। तो सेम n प्लस एल आ गई, तो फिर क्या देखेंगे, हाइयर वैल्यू ऑफ n किसकी होगी बेटा, 4p की ज्यादा है, तो n की वैल्यू हाइयर थी, तो 4p की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। 4p की एनर्जी 3d से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, हाइयर वैल्यू ऑफ n, ऑफ n, ठीक है, हैव हाइयर एनर्जी। फिर आता है क्या, ये हमें बार बार करके देखना पड़ेगा क्या, नहीं, हम एक ऑर्डर याद कर लेंगे बेटा, ठीक है। कौन सा ऑर्डर याद करेंगे, ये ऑर्डर याद, कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा बेटा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला था। फिर उसके बाद 1s के बाद 2s में, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में, ठीक है, फिर 3p 3d, इस तरह से ये ऑर्डर याद रखना है। और इस ऑर्डर को याद करने का मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। कैसे याद करते हैं इसको, ऐसे याद कर लेंगे बेटा, एस स्क्वायर, फिर लिखेंगे पी एस स्क्वायर, फिर लिखेंगे डी पी एस स्क्वायर, और फिर लिख देंगे एफ डी पी एस का स्क्वायर। ये तो याद हो गया सबको, इतने तो मैथमेटिशियन हो आप, 10th में काफी मैथ पढ़ी आप सबने। एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर, डी पी एस स्क्वायर, एफ डी पी एस स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर। एस स्क्वायर मतलब पहले दो बार एस आएंगे बेटा, एस एस, फिर पी एस स्क्वायर था,
तो पी एस, फिर क्या आएगा उसके बाद, डीपीएस स्क्वायर आएगा बेटा, डीपीएस, फिर डीपीएस लिख देंगे, फिर एफ डीपीएस, फिर एफ डी पी, आगे शायद इसमें काम अपना हो जाएगा, पी तक ही पूरे हो जाएंगे 118, तो बेटा हो गया एफ डी पी एस भी 2 बार। अब देखो यहाँ पे, अब हमें ये पता है कि जो डी ऑर्बिटल जहां भी स्टार्ट होती है ना, डी सब सेल, वो कहाँ पे आती है बेटा, N3 से स्टार्ट होती है ना, डी कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है। देखो जब N3 था तब आता डी, N2 में डी नहीं होता है, जो मैंने क्वांटम नंबर में इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही एफ कहाँ पे आता है बेटा, जब एन की वैल्यू 4 होती है तब पहली बार एफ आता है, मतलब एफ आपको जहां दिखेगा ना, इसका मतलब वो 4F होगा बेटा, मतलब यहाँ पे पहली बार एफ आया है तो ये 4F होगा। ठीक है, ऐसे डी बेटा यहाँ पे आया था तो ये कौन सा डी होगा, 3D होगा। फिर पता है क्या करना आपको, फिर तो आपको नंबरिंग करना होता है। जैसे 4 के बाद क्या आता है बेटा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, आसान है ना। 4F के बाद क्या आएगा, 5D, 5D के बाद 6P, 6P के बाद 7S, नंबरिंग होगी 4 5 6 7, और FDPS। ठीक है, अब 4F था बेटा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, 5F हो गया, फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे यहाँ तक तो। फिर आते हैं अपन यहाँ पे 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, तो भाई यहाँ भी कंप्लीट हो गया बेटा। फिर एफ, फिर से डी आ गया, तो डी कहाँ से आएगा, 4 से। फिर नंबरिंग करेंगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, देखो कितना अच्छा ऑर्डर याद आ गया। फिर हमें पता है एस तो बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1S से, एन की वैल्यू 1 होगी ना लोवेस्ट, तो 1S, 1S के बाद कौन सा आएगा, 2S आएगा। पी कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, पी 2 से स्टार्ट होता है तो 2P। फिर 2S के बाद कौन सा एस आता है, 3S, 2P के बाद 3P, 3P के बाद बेटा क्या आएगा, 4S। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया अपन ने एनर्जी का। एक बार आप सब लोग लिख के देखना बेटा इसको, एक बार ऑर्डर को, जैसे मैंने बताया, जिस ट्रिक से बताया है। ठीक है, और फिर ये अगर आपको आ जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा एनर्जी सेल्स का, कि पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है, फिर पी में भरा जाएगा, सॉरी 1S में, फिर 2S में, फिर 2P में जाएगा, फिर 3S। इतना तो पता ही है बेटा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया बेटा, 1S, फिर 2S, 2S के बाद 2P, 3S, 3P, 4S, इतना इतना याद रख लेना, फिर डीपीएस से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। एक और चीज यहाँ पे कुछ बताना है बिल्कुल, फंड्स। चलो, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ पहले तो। मान लो मेरे को बेटा कॉन्फ़िगरेशन करना है, हाइड्रोजन का करना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 1। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो अपन कहेंगे 1S में जाएगा, 1S। और इलेक्ट्रॉन है ही कितना बेटा, एक है, तो एक ही भरेंगे इसमें, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1S1। ऐसे ही मेरे को मान लो हीलियम का करना है बेटा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। तो पहली सेल कौन सी थी, 1S सब सेल है बेटा, सब पहली सब सेल 1S। तो 1S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो ये इसका हो गया। फिर आता है लिथियम का, 3 था एटॉमिक नंबर, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया बेटा, 1S में। 1S में कितने आते हैं, S में 2 आते हैं, 1S के बाद क्या आता है, 2S। अब इलेक्ट्रॉन टोटल 3 थे, 2 इसमें भरे जा चुके हैं, एक इसमें आ जाएगा बेटा। उसके बाद मान लो बेरिलियम लेता हूं मैं, 4 था एटॉमिक नंबर, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1S2 मान लो बोरोन का करना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1S में 2, फिर 2S में 2, 2S के बाद आता है 2P। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 भर चुके हैं अपन, एक इसमें आ जाएगा बेटा। कार्बन में करना है 6, तो 1S2 फिर पी में कितने जाएंगे, 2। मान लो आपको नाइट्रोजन का करना है, तो 1S2 पी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, हमें तो 7 ही भरने थे टोटल, तो 7, पी में 3 आ जाएंगे यहाँ पे। नाइट्रोजन के बाद मान लो मेरे को करना है बेटा किसका, नियोन का करना है, मान लेते हैं। नियोन कितना था, 10, तो 1S2 2S2 2P 6, 10 पूरे हो गए, कंप्लीटली फिल्ड था बेटा ये। इसके बाद मान लो मेरे को करना किसका है, मान लेते हैं इसका करना है, मैग्नीशियम का करना है बेटा। मैग्नीशियम का 12 था, तो 1S2 2S2 2P 6, और 2P के बाद क्या आता है बेटा, 3S2, पूरे हो गए 12। मान लो मेरे को क्लोरीन का करना है, 17 होता है, तो 1S2 2S2 2P 6, 3S2, और 3S के बाद 3P आता है बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हो चुके थे यहाँ तक, S3S तक 5 बचे हैं बेटा, 17 करने के लिए, तो 5 आ जाएंगे पी में।
मान लो मेरे को करना है बेटा, पोटेशियम का करना है, 19 था, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 19 हो जाएगा बेटा पूरा। 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है। अब मान लो मेरे को जिंक का करना है बेटा, जिंक का होता है 30, तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद 3p6, फिर आता है बेटा 4s2, और 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहाँ पे 3d10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये कब आ जाएगा बेटा, एक कब फ्लो बन जाएगा, जब आपको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर याद हो जाएगा ना बेटा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, है ना। और ये याद है जब क्या होगा, जब आप 10-15 बार प्रैक्टिस करोगे बेटा, लिख के देखोगे इसको। इसके बाद लेता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। एक और चीज यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्या था अपने पास यहाँ पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था ये। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी है ना बेटा, जैसे फर्स्ट सेल के अंदर 1s होता है, तो 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी, 2s की। और सेकंड सेल में बेटा 2s 2p दोनों होते हैं, तो 2s और 2p की एनर्जी सेम मिलेगी, है ना। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। बाकी के लिए तो अफोबा प्रिंसिपल से अपन ने लिख दिया, n+l से लिखा था बेटा। फिर उसके बाद थर्ड सेल में 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है, इनकी एनर्जी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ऐसे ही फोर्थ की बात करें तो बेटा 4s आता है, 4p आता है, 4d आता है, 4f आता है, तो इनकी एनर्जी भी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, ये किसके लिए था बेटा, हाइड्रोजन के लिए था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ये एनर्जी ऑर्डर था जो अभी अपन ने लिखा बेटा, 1s से ज्यादा किसकी, 2s की, 2s से ज्यादा बेटा 2p की, 2p के बाद 3s, फिर क्या आता है 3p, 3p के बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d आता है, d के बाद बेटा 4p आएगा, 4 के बाद 5s आ जाता है, फिर 4d आता है बेटा, फिर 4 के बाद नंबर 5 आएगा, d के बाद p आता है, 5 के बाद नंबर 6 आता है, 6 के बाद s आता है, फिर आता है बेटा f, एफ के बाद बेटा 4 4f था, 4 के बाद 5 लिखोगे, एफ डी होता है, फिर उसके बाद 6 पी आएगा, 6 के बाद 7s आता है, फिर 5f आता है बेटा, फिर आता है 6d आता है, 7p आता है, 8s, ठीक है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सब सेल्स की एनर्जी का ऑर्डर था बेटा। तो हमने अप अबव पढ़ लिया, n+l पढ़ लिया। इसके बाद एक चीज ये सीख लो बेटा, अह, ये मान लो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन किया बेटा, तो ये जो n की वैल्यू सबसे बड़ी थी ना, ये n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जो लास्ट सेल बेटा, n की वैल्यू जो हाईएस्ट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये जो n है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटर मोस्ट सेल बोल देते हैं, अल्टीमेट सेल बोल देते हैं, वैलेंस सेल बोल देते हैं। जैसे कि मैं ये बना देता हूँ, मान लो ये था अपने पास 4 सेल है, तो ये n4 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था बेटा, सेल्स दिखा दी मैंने यहाँ पे। तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे, इसमें ये क्या थी, 1s है बेटा, इसके अंदर इसमें क्या है, 2s और 2p था, और इसमें क्या होता है, 3s, 3p और 3d आता है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये 4s है। ठीक है, तो एक अंदर वाली सेल की बात करें बेटा, ये लास्ट सेल थी n, इसको बोलते हैं n-1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, n-2 बोलते हैं बेटा। तो लास्ट से एक अंदर वाली सेल मतलब n-1 सेल, n-1 सेल को बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे इसको, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, या इसको प्री वैलेंस सेल, वैलेंस सेल से पहले वाली, या इसको कोर बोला जाता है। ठीक है, अब कहते हैं इन दिस सेल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा बेटा, लास्ट सेल वाला, ये एन सेल वाले की बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको बोला जाता है बेटा कोर चार्ज। ठीक है, अब n-2 को क्या बोलते हैं, प्री पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट से भी एक पहले वाली सेल, प्री पेनल्टीमेट बोलते हैं। ठीक है, इसको एंटी पेनल्टीमेट भी बोल देते हैं, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल। अब एक और लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसका कह रहा है कि इफ वी रिमूव द लास्ट सेल, मतलब अल्टीमेट सेल को हटा दिया, तो जो बच गई सेल बाकी की, उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल।
मतलब इसको हटा दिया तो इनको क्या बोलते हैं, पीछे बचे हुए सबको कर्नल्स बोला जाता है। ठीक है, लास्ट सेल को हटा दे तो पीछे क्या बच गया बेटा, कर्नल्स बच गए। ठीक है, अब आता है अपने पास हंस रूल आता है बेटा। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है मैनी ऑफ सेम काइंड, है ना। क्या मतलब होता है इसका मल्टीप्लिसिटी का? मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है मैनी ऑफ सेम काइंड। मैनी ऑफ सेम काइंड मतलब सेम एनर्जी की एक से ज्यादा ऑर्बिटल है बेटा, ना। तो देखो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहते हैं। जैसे कि अपन मान लो, अपने पास पहले समझाता हूं। मेरे पास ये है, एस की तो एक ही ऑर्बिटल होती है बेटा। जब पी आता है तो पी की तीन ऑर्बिटल होती है ना। ये 2p है, मान लो इसकी क्या है, तीन ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी सेम है। देखो लिखा ना, मैनी ऑफ सेम काइंड। देखो पी की तीन ऑर्बिटल, नाम क्या था इसका, मान लो पी एक्स है। ये क्या है, मान लो पी वाई था बेटा। और ये क्या है, पी जेड। तीन ऑर्बिटल होती है, पी एक्स वाई, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब अपने को नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करना है, फॉर एग्जांपल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा, 7 था। ठीक है, नाइट्रोजन की चलो ये ले लेता हूं मैं। बोरॉन के बाद कार्बन ले लेता हूं मैं। ठीक है, कार्बन का क्या है, 6। चलो इससे पहले मैं आपको पहले हंट्स रूल से पहले ये रूल बताता हूँ बेटा, ये जरूरी है पहले बताना। कौन सा वाला, पालिज प्रिंसिपल पहले बताता हूँ। ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, ये नाम से पता चल रहा है, पाउली ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, according to this an orbital can accommodate, an orbital can accommodate maximum of two electron with opposite spin, with opposite spin। क्या कह रहा है बेटा इसमें, कि एक ऑर्बिटल है, मान लो ये एक ऑर्बिटल है। इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो आ सकते हैं। तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, तो दूसरे की स्पिन क्या होगी बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा देते हैं। ठीक है, ये कहता है बेटा, पाउलिस प्रिंसिपल ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और अपोजिट स्पिन के आएंगे। एक और डेफिनेशन होती है बेटा, दूसरी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम, एटम कैन हैव, कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ, सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर, ऑल द फोर क्वांटम नंबर, फोर क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या मतलब है बेटा यहाँ पे, देखो ये कह रहा है कि ये, जैसे मैं यही ले लेता हूँ, एक ऑर्बिटल है, मान लो ये 4s है। ये कौन सी ऑर्बिटल है, 4s है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर, एक ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन मैंने ये भर दिए बेटा, इसमें भर दिए। तो इन, मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की और इस नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन की बात, एक नीचे वाला इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूँ, दोनों की बात करते हैं। एन, एल, एम, एस। चारों क्वांटम नंबर लिख लेता हूँ, चारों क्वांटम नंबर सेम आते हैं डिफरेंट आते हैं, देखना अपने को ना। ये रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी बेटा। चेक करके देखो, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 4 होगी बेटा। ये भी 4s में था, तो यहाँ भी एन कितना होगा, 4 होगा। एस के लिए एल क्या होता है, 0, तो यहाँ भी 0 आएगा बेटा, एस में ही है दोनों। फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0, तो एम भी 0 होता है बेटा, -L2 + L, तो एम भी 0 मिलेगा। अब स्पिन अगर हम इस अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर मैं इसको +½ लिख रहा हूं, तो ये बेटा क्या मिलेगा, -½ मिलेगा। मतलब तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन जो स्पिन है ना, ये तो डिफरेंट ही मिलेगा बेटा। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, अपवर्ड अपोजिट स्पिन का। ठीक है, ये पाउलिस प्रिंसिपल था। अब मैं आपको हंट्स रूल समझाता हूँ। तो हाँ, ये पढ़ लिया अपन ने, एक ऑर्बिटल में दो आते हैं। तो पी के तीन ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा इसके अंदर, पी में, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एक में दो आते हैं तो तीन में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैसे मान लो मेरे को करना है बेटा, बोरोन को करना था, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p1, हो गए 5। और देखो पी के 3 ऑर्बिटल थे ना, तो मैं यहाँ पे 2p के 3 ऑर्बिटल दिखा देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन था, एक मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है भाई इसमें तो। फिर आता है अपने पास, मान लो बोरोन के बाद मेरे को कार्बन का करना है बेटा, कार्बन का कितना होता है, 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, 1s2, 2s2, तो 2p में कितने आ गए, 2 भर देंगे बेटा, 6 पूरे हो गए। अब मैं ये पी के फिर से ये 3 ऑर्बिटल दिखाता हूँ, देखो। अब आता है असली खेल, आता है क्या खेल है, कि भाई पी में 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा मैंने, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भी भर सकता हूँ, तो ना। फिर ऐसा भी ऑप्शन था कि भाई दोनों एक में क्यों भर रहे हैं, पहले तो एक इसमें भर दिया, एक यहां भर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो कौन सा सही है, इसी के बारे में हंस रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे क्या करवा दी, पेयरिंग करा दी। भाई इलेक्ट्रॉन आ गए ना, एक दूसरा आ गया, पेयर अप हो गया बेटा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराई है ना, नो पेयरिंग। तो कौन सा सही है बेटा, नो पेयरिंग वाला करेक्ट है, ये गलत होता है ना, ये इनकरेक्ट होता है। मतलब पेयरिंग कब कराते हैं, जब सेम एनर्जी की ऑर्बिटल आ गई ना, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, तो सब में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद पेयरिंग होती है बेटा, ठीक है। तो हंस रूल क्या कहता है यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, pairing pairing of electron in same energy orbital, same energy orbitals cannot occur until each orbital until each orbital occupy single electron, ठीक है। भाई सब में सिंगल आ जाएगा, उसके बाद पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। मतलब पी के 3 ऑर्बिटल थे बेटा, पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो पेयर अप होगा जाके। ऐसे डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तो सब में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद क्या होती है, पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको ये सब। अब मैं इसको थोड़ा और समझाता हूँ आपसे, आपको। जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास, आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मैनी how many unpaired electrons are there, unpaired electrons are present in in बोल दिया बेटा यहाँ पे, इन आयरन, आयरन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपको वैसे याद होना चाहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में याद करा देंगे, अभी के लिए 26 याद रख लो बेटा, ठीक है। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसका पहले तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s में, 1s में कितने आते हैं, 2, 1s के बाद 2s, 2s में भी 2 आते हैं, फिर 2p 6 आते हैं बेटा, फिर 3s में जाते हैं 2, फिर 3p में 6, फिर उसके बाद 4s में गए बेटा 2, फिर उसके बाद देखो कितने हो गए, यहाँ तक 20 हो गए, बचे 6 थे, तो 3d में कितने गए बेटा, 6 चले गए, ठीक है। ये तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने, है ना, जैसा नॉर्मल होता है वैसा लिख दिया। अब आपको ये पता है बेटा, जो अंदर वाली सेल्स है ना, यहाँ तक तो ये तो सारी भर गई, यहाँ पे तो सारे पेड अप हो रहे होंगे, तो यहाँ तक तो कोई अनपेड नहीं होगा। बस इसको लास्ट वाले को चेक करेंगे अपन, यहाँ पे इसको चेक करेंगे 3D को। तो चेक करें, देखो यहाँ पे 3D के कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 होते हैं, तो ये 5 बॉक्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। अब इसमें हंस रूल लगाएंगे, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे बेटा, 3 4 5। अब सिक्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन था सिक्स वाला, वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप हो गया। तो कितने अनपेड बचे बेटा यहाँ पे, एक अनपेड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 अनपेड है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता चल जाता है, तो फिर एक और चीज निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसको मैग्नेटिक मोमेंट को बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे निकालते हैं, n × n+2 अंडर द रूट, n × n+2 अंडर द रूट, n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसकी यूनिट होती है बेटा bm, बोहर मैग्नेटो, bm क्या होता है, ये बोहर
मैग्नेटॉन। अब एन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू बेटा हो सकता है जीरो आ जाए या फिर म्यू की वैल्यू जीरो ना हो। दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो जीरो आएगी या जीरो नहीं होगी। तो म्यू अगर जीरो है तो क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस कैसा था बेटा, डायामैग्नेटिक नेचर का है। वो कैसा है, डायामैग्नेटिक होगा बेटा। म्यू जीरो है तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और म्यू जीरो नहीं है तो क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक है बेटा वो स्पीसीज कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के किसके कारण होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगा बेटा, है ना। और डायामैग्नेटिक में क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक मतलब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे सारे ये, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये डाया पैरा होते हैं क्या बेटा, डायमैग्नेटिक तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। जब आपने किसी स्पीसीज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, रिपेल। तो ये होते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल करते हैं, वीकली क्या करते हैं, सॉरी, हाँ वीकली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये पैरामैग्नेटिक क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, डाया क्या होते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो। अब कभी भी आपको मान लो कॉन्फ़िगरेशन इसका पूछ ले बेटा, किसका पूछ ले आपसे, आयरन था, आयरन टू प्लस का पूछ लिया जैसे आपसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आयरन ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए बेटा। तो लॉस कर दिए मतलब कहां से लॉस करेगा, लास्ट सेल से निकलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है। जब भी कोई वेन एवर एन एटम, वेन एवर पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एलिमेंट इज गिवन, ऑन एन एटम इज present, it means it lost electron, it lost electron from, इस पॉइंट को ध्यान से, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जो बड़ी होगी ना बेटा, वो आउटर मोस्ट सेल है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाले गए हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन की बात करते हैं, पहले तो आयरन 26 का लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है बेटा, आप अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब जब आपको आयरन टू प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करना है बेटा, या थ्री प्लस का करना हो, किसी का भी दे रखा हो, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ऐसा मत समझना कि लास्ट सेल ये बेटा, ये लास्ट सेल नहीं है। लास्ट सेल कौन सी होती है, जिसमें एन की वैल्यू सबसे बड़ी थी, एन की वैल्यू बेटा ये है सबसे बड़ी, तो ये आउटर मोस्ट सेल है, ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले, फिर इससे निकालने के बाद फिर डी से निकाल लेंगे, अगर निकालना पड़े तो। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका तो कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा बस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d6 आ जाएगा, और एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, एस में क्या था, जीरो। मान लो Fe3+ का करना होता तो बेटा ये सेम आता है यहाँ पे, एस से दो चले गए, अब एक डी से चला जाएगा, तो डी में कितने आ जाएंगे, पांच आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात है, एक्सचेंज एनर्जी है, कौन सी वाली, एक्सचेंज एनर्जी, इसको देख लेते हैं बेटा। ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, कह रहा है कि इन डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि सबसेल इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, सेम स्पिन होंगे बेटा, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल थी मेरे पास, ये डी के पांच ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ये पांच ऑर्बिटल बनते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, मान लो इसमें चार है, 21 ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या D4 कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं मैं। और एक मान लेते हैं बेटा डी में पांच इलेक्ट्रॉन थे, तो डी में पांच इलेक्ट्रॉन वाले ले लेते हैं, देखो ये पांच इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं डी में। तो देखो कितनी एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे, ये जैसे कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है अपनी पोजीशन, ये इसके साथ भी कर सकता है।
तो कितने एक्सचेंज आ गए बेटा यहाँ पे, ये 4 एक्सचेंज आए, ठीक है। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ चेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, और ये अपनी पोजीशन इसके साथ भी कर सकता है। तो कितने आगे, 3 आगे। एक और देखते हैं बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ये इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। तो कितने एक्सचेंज हो गए, 2 हो गए। और लास्ट वाला देखो, लास्ट ऐसे भी तो है अपने पास ऑप्शन, कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन देखो, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसके साथ अपनी पोजीशन क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है ना बस में। तो कितने एक्सचेंज आ गए यहाँ पे टोटल, 7, दोनों और एक, 10 एक्सचेंज एनर्जी भाई, है ना। मैंने डी में 5 भर दिया क्या, सॉरी, ये चलो D5 का बता दिया मैंने, ये D5 का कर दिया बेटा, D5। हाँ ये D5 का बता दे, D5 में कितनी एक्सचेंज एनर्जी आई, 10 के अकॉर्डिंग एक्सचेंज एनर्जी आ जाएगी बेटा। अब मान लो मेरे को डी में 4 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो डी में 4 कर देते हैं, देखो यहाँ पे, या डी में 4 है। तो कितनी एक्सचेंज एनर्जी आएगी देखो यहाँ पे बेटा, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज, ये इसके साथ, कितने एक्सचेंज हुए, 3। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी को, ये इसके साथ भी कर सकता है बेटा, है ना, आपस में भी। तो ये कितने हो गए, 2। और एक लास्ट वाला जो बच गया, इसको भी देख लेते हैं अपन, कौन सा वाला, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कितने हुए बेटा यहाँ पे, 6। तो ये बताओ किस में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, D5 में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है ना। D4 और D5 में किस में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, D5 में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। और जितनी एनर्जी एक्सचेंज करेगा बेटा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब D4 और D5 में कौन ज्यादा स्टेबल होगी, D5 इज मोर स्टेबल, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड अपन एक क्लास और लेंगे इसमें, इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको समझाऊंगा कि D5 और D4 कब स्टेबल कैसे हो रहा था बेटा, इसके बारे में अपन डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको एंड करता हूँ, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी।